नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रस्तावना है, जहां से बहुत सारे प्रश्न बने हैं। प्रश्नों के साथ साथ बहुत सारे केस भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी केस गए हैं और प्रस्तावना को कभी संविधान का भाग माना गया, कभी नहीं माना गया। तो ये जैसे एक केस आपको अगर याद होगा, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार, वेरूवारी यूनियन, ऐसे बहुत सारे केस हैं जो हम विस्तार से आज देखेंगे, समझेंगे कि क्या थे और क्यों ऐसा इसमें केस फंसा। जैसे केशवानंद भारती मामला 1973 में जो हुआ था, गोलकनाथ वाला 1967 में हुआ था, और जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे फिरोज खान, उनके बीच में जो 1958 में एक समझौता हुआ था। तो इनको भी हम विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो अपने नोट्स बना रहे हैं, संविधान का नोट्स जो स्पेशल नोट्स है आपका, उसमें प्रस्तावना को सबसे मेन पृष्ठ पे लिखें और उसको 2 से 3 बार पढ़ें। देखिए क्या लिखा है भारत की प्रस्तावना में, संविधान की जो, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की स्वतंत्रता। देखिए आप इसको बहुत आप आराम से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की जो समानता प्राप्त कराने के लिए था, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा स्पीच दी गई थी या उद्देश्य प्रस्तुत किया गया था। अगर वैसे पूछेंगे इसको तो ये शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कब का है? 26 नवंबर 1949 को जो हमारा संविधान बन गया था। अंतिम रूप से जो हमारा संविधान था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और अंतिम इस पे अगर साइन के लिए पूछा जाएगा तो 24 जनवरी 1950 को सभी लोगों ने इस पे साइन कर दिए थे। लेकिन ये बनकर के जो पूर्ण हो गया था, वो डेट कौन सी हो जाएगी? 26 नवंबर 1949। इस दिन हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। अब यहाँ से जो प्रश्न फंसते हैं, जो चीज़ें फंसती हैं, अब उनको हम देखेंगे। इसमें आप शब्द देख रहे होंगे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये जो शब्द हैं ये कब जोड़े गए थे? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? इन सब चीज़ों को हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, ये आप मान करके चलिए, और देखेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे। चलिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे आप आसानी से इसको पढ़ सकें। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा क्या किया गया था? इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई थी या स्वीकार किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव ही आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। जो ये उद्देश्य है, ये किस देश से लिया गया है या किस देश के संविधान से प्रभावित है, इसको भी हम आगे देखेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु 8 बड़ी समितियों व अन्य कई छोटी समितियों का गठन किया। आपको अगर समितियों के बारे में देखना है, कौन कौन सी समिति थी, जैसे प्रारूप समिति हो गई, ऐसी बहुत सारी समितियां थी। तो आप संविधान का जो हमारा पहला पार्ट है उसको देखेंगे, पहले भाग में देखेंगे। हम लोग बिल्कुल विस्तार से संविधान को पढ़ रहे हैं, पहले भाग से देखेंगे आप संविधान सभा की पहली बैठक, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हुई, कैसे क्या, सब कुछ विस्तार से है। आप लोग बस एक बार जा करके संविधान को क्लास वाइज ही देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन की संक्षिप्त अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का प्रारूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे? देखिए अब आप, समाजवादी,
पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कब जोड़े गए थे? 1976 में। किस समिति की सिफारिश पर? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। प्रस्तावना में कितनी बार अब तक संशोधन हुआ है? मात्र एक बार हुआ है, वो भी कब? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। ये सिर्फ एक बार ही प्रस्तावना में संशोधन हुआ है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख रहे होंगे, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। प्रस्तावना की मुख्य विशेषताएं हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और आप देखेंगे अभी आगे ही मैं आपको उन प्रश्नों को भी समझाऊंगा। प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग शब्द है, इसका अभिप्राय क्या है? तो ये संविधान सभा ने भारत की जनता से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया है, इसीलिए क्या है? हम भारत के लोग कहा गया है। संविधान के उद्देश्यों की घोषणा न्याय, स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। आगे देखेंगे हम लोग। भारत की प्रकृति कैसी है? ये प्रस्तावना में देखिए लिखा हुआ है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान के लागू होने की तिथि क्या है? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्म अर्पित करने का उल्लेख है। आगे देखेंगे। प्रस्तावना का महत्व। प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है तथा इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। अब प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा है, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। बहुत से टॉपिक हैं जो आप आज पढ़ेंगे और आपको बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, और आप नोट्स अवश्य बनाते चलें। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी आरंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो 1958 में केस हुआ था, उसमें क्या किया गया था? थोड़ा गड़बड़ हुआ था कि संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो हमारा प्रस्तावना है ये इसका भाग, संविधान का भाग नहीं है। बाद में माना गया, चलिए, लेकिन उसको भी हम देखेंगे। तथा इसे संविधान की व्याख्या करने का स्रोत स्वीकार नहीं किया गया है और बाद में इसी को स्रोत माना गया है। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले कौन कौन से हैं? अब आप देखेंगे, ये बेरूवारी यूनियन बनाम भारत संघ, ये केस कब है? 1960 का मामला है। इस मामले को आप अच्छे से सुनेंगे, मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इसको पूरा सुनाता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून, इन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। एक हमारे देश में एक ऐसा पार्ट था जिसका विभाजन नहीं हो पाया था, ये बेरूबारी था। तो कुछ हिस्सा इसका पश्चिम बंगाल में था, तो इसमें कन्फ्यूजन था कि क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो ये क्लियर नहीं किया गया था कि ये पार्ट किधर रहेगा। तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने बैठ करके हस्ताक्षर किए, समझौता किया कि कब किया था ये? 1958 में। बेरूवारी यूनियन ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, को पूर्वी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान को दे दिया था, जो अब बांग्लादेश का पार्ट है। अब किसका पार्ट है? बांग्लादेश का पार्ट है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान था पहले, अब बांग्लादेश का पार्ट है। तो क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने? उसको आधे हिस्से को पाकिस्तान को दे दिया और आधे हिस्से को भारत में शामिल कर लिया था। जो भारत की तरफ था उसको भारत में शामिल कर लिया, जो पाकिस्तान की तरफ था वो पाकिस्तान को दे दिया। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोगों ने, वहाँ की सरकार ने क्या किया? इसका विरोध किया और भारत के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा कि भारत का प्रधानमंत्री बिना किसी संवैधानिक या संविधान संशोधन के किसी भी देश के टुकड़े को किसी दूसरे विदेशी प्रधानमंत्री को, सरकार को ऐसे नहीं दे सकता है। तो 143 अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय को इस केस को भेज दिया और पूछा कि क्या ऐसा भारत का प्रधानमंत्री कर सकता है या नहीं कर सकता है। विस्तृत राय के लिए राष्ट्रपति ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट के पास भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच बैठी।
कितने जजों की? 7 जजों की बेंच बैठी और उसने क्या कहा कि जो हमारी सरकार है, संसद साधारण बहुमत से देश के अंदर के भागों का तो बंटवारा कर सकती है, कि कुछ उत्तराखंड को दे दिया, कुछ उत्तर प्रदेश को दे दिया, या बिहार का पश्चिम बंगाल को दे दिया, ये देश के अंदर तो कर सकती है, लेकिन देश के किसी जमीनी टुकड़े को, देश के किसी पार्ट को विदेशी में किसी को देने के लिए ऐसे साधारण विधेयक से इसको नहीं कर सकते हैं, सौंपने का अधिकार नहीं देता है। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार का तो आपको पता ही है, संसद क्या करेगी? संविधान संशोधन करके अपना काम चला ही लेती है। इसीलिए तो जो प्रधानमंत्री होता है उसको सर्वे सर्वा माना जाता है। आप जितने भी केस देखेंगे उसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ और फैसला दिया है, और सरकार के जो खिलाफ फैसले थे सरकार ने क्या किया, उस पर नया संविधान संशोधन किया और उसको क्या किया, अपने मुताबिक बना लिया। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन संसद ने 1960 में 9वां संविधान संशोधन पारित किया तथा बेरूवारी पाकिस्तान को दे दिया। कौन सा किया था? मैं लिख देता हूं एक बार इसको यहाँ पे। कौन सा संविधान संशोधन किया था? 9वां संविधान संशोधन किया। 9वां संविधान संशोधन किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ गाइडेंस में कह दिया था बिना किसी संविधान संशोधन के आप ऐसे किसी पार्ट को नहीं दे सकते हैं। तो अनुच्छेद 367 368 संवैधानिक संशोधन संसद ने क्या किया, 1960 में 9वां संविधान संशोधन किया तथा बेरूवारी का जो पार्ट था पाकिस्तान को दे दिया गया। ये केस बहुत ही हाईलाइट रहा और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रस्तावना थी उसको क्या किया, पार्ट नहीं माना संविधान का। अब अगले हम दूसरा केस देखेंगे। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा गया। अब देखेंगे अब दूसरा केस गोलकनाथवाद 1967। इसमें क्या हुआ था, एक गोलकनाथ एक फैमिली थी जो पंजाब से बिलोंग करती थी। इनके पास 500 एकड़ से अधिक जगह थी, भूमि थी, जिस पे पंजाब सरकार ने क्या किया, एक तरीके से कब्जा। 1953 में पंजाब सरकार ने क्या किया, एक संविधान अपने यहाँ एक नियम लागू किया पंजाब में। कब किया? 1953 में। कौन सा? पंजाब सुरक्षा और भूमि कार्यकाल नाम से पंजाब सुरक्षा और भूमि कार्यकाल अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत क्या हुआ, उन्होंने किसी के पास 30 मानक एकड़ या साधारण आप कहेंगे तो 60 एकड़ से भूमि अधिक है तो सरकार उसको क्या करेगी, सरकारी जमीन में शामिल कर लेगी या उसको ग्रहण कर लेगी, अधिग्रहण कर लेगी। क्या करेगी सरकार? अधिग्रहण कर लेगी। कितने? 60 एकड़ से अगर किसी के पास अधिक जमीन होगी। अब इनके पास कितनी थी? 500 एकड़ से अधिक थी जमीन। अब इन्होंने क्या किया भैया, इन्होंने कोर्ट का रुख कर लिया। ये बहुत फेमस केस हुआ। इसमें 11 जजों की बेंच बैठी। कितने जजों की? 11 जजों की बेंच बैठी। 6-5 से निर्णय आया, 6-5 से फैसला दिया गया। इसमें कहा गया कि सरकार के पास ऐसी कोई अधिकार नहीं है, ऐसा कोई ताकत नहीं है सरकार के पास कि मौलिक अधिकारों को संशोधित कर ले, क्योंकि पहले संपत्ति का अधिकार क्या था, एक मौलिक अधिकार था। तो उन्होंने कहा सरकार मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, सरकार के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है। तो सरकार है भैया। सरकार ने क्या किया, 24वां संविधान संशोधन कर दिया। कौन सा? 24वां संविधान संशोधन कब कर दिया? 1971 में। 24वां संविधान संशोधन 1971 में करके उन्होंने कहा अनुच्छेद 368 का उपयोग करके जो अंतर्गत हमारे मूल अधिकार होंगे उन मूल अधिकारों में क्या है, संशोधन किया जा सकता है। और संशोधित जो किया जाएगा नियम, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या है, कोर्ट की दखलंदाजी नहीं होगी। और समझ गए आप इसको। गोलकनाथ केस क्या है? गोलकनाथ पंजाब में इनकी 500 एकड़ से अधिक जमीन थी। पंजाब सरकार ने वहां एक नियम लाई, पंजाब सुरक्षा और भूमि कार्यकाल अधिनियम,
जिसके अंतर्गत किसी के भी पास अगर 30 मानक या 60 एकड़ से अधिक की भूमि होगी, जमीन होगी, तो सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेगी, सरकार उस पर कब्जा कर लेगी, सरकार अधिग्रहण कर लेगी। जो गोलकनाथ थे वो कहाँ चले गए? कोर्ट में चले गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजों की बेंच बिठाई, उसमें 6-5 से निर्णय आया कि संसद के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिससे वो मौलिक अधिकारों का हनन करे या किसी के मौलिक अधिकारों को समाप्त कर दे। संसद ने क्या किया? 24वां संविधान संशोधन करके जमीन को अपने भैया कब्जे में ले लिया। आगे देखेंगे। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, ये भी बहुत फेमस हुआ। इसमें सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की बेंच बैठी? 13 न्यायाधीशों की तथा 7-6 से इसमें निर्णय दिया गया। जो 24वां संविधान संशोधन था जिसमें मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। आप देखेंगे सरकार ने क्या किया था? 24वां संविधान संशोधन करके उसको सही जायज ठहरा लिया था, तो इसमें भी वही शर्त लागू हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? जो गोलकनाथ का मामला था उसको पलट दिया था, क्योंकि संविधान संशोधन हो चुका था, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके हाथ बंध चुके थे। उसको गोलकनाथ का मामला भी क्या करना पड़ा? पलटना पड़ा। और उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है, संविधान का पार्ट है। अब आप देखिए सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता भाई, उसके हाथ बंधे हुए हैं। LIC ऑफ इंडिया मामला 1995 में जो है पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, जबकि आप पहला केस देखेंगे, पहले केस में कह दिया कि ये इसका हिस्सा नहीं है। रघुनाथ राव बनाम भारत संघ 1993 में ये केस हुआ था। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा कि प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है। विधि की शक्ति का स्रोत विनिर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों प्रति प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। अगर कहीं पे कुछ डबल मीनिंग का शब्द है जिसके 2 अर्थ लगाए जा सकते हैं, वहां पे हम प्रस्तावना को सहायता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी होती है। आगे देखेंगे। अगला केस है SR बोम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह 1994 का वाद है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता और अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पुनरावलोकन भी इसी की मौलिक संरचना में शामिल हैं। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन कि प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा है, संविधान की कुंजी किसने कहा है, इनको भी आप लोग नोट कर लेंगे, प्रश्न यहीं से बनेंगे। अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की कुंजी कहा है। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा है। किसने कहा है संविधान की आत्मा प्रस्तावना को? पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और वह क्या है? एक मापदंड है जिसे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। उद्देशिका जो है क्या है? संविधान का परिचय पत्र है। KM मुंशी ने क्या कहा है? प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का हेरोस्कोप या राजनीतिक जन्मपत्री है। GDH कॉल ने क्या कहा है? आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, उन्होंने ऐसा कहा है। संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन, इसको हम लोग देखेंगे। चलिए इसको हम अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि क्लास हमारी 15 से 20 मिनट की हो चुकी है और बहुत लंबी क्लासेस में आप लोग बोर हो जाएंगे। तो हम इसको आगे देखेंगे कि क्या क्या अनुच्छेद हैं, आप लोग देखेंगे। ये पर्याप्त भी डाटा है हमारे पास, तो हम इसको बाद में देखेंगे अगली क्लास में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।